हाँ जी बच्चों सुनो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था सैलरी चैप्टर अपन कर रहे थे, और नेक्स्ट जो हमारे पास में है दैट इज नोन एज सेल ऑफ मूवेबल एसेट। अब सेल ऑफ मूवेबल एसेट परक्यूजिट कैसे है, पहले मेरे को एक बात बताओ। मान लो मेरे पास में एक एसेट है और मैंने उसको खरीदा था करीब 10 लाख रुपए का। मैं कौन हूं, पहले तो मैं एम्प्लॉयर हूं, है ना, मैं एम्प्लॉयर हूं। मैंने 10 लाख रुपए का खरीदा था, आज उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है ना वो 7 लाख है। अब 7 लाख का एसेट अगर मैं आप लोगों को दे देता हूं 3 लाख रुपए में, तो ये आपके हाथ में बेनिफिट है। याद रखना वैल्यू लेस होनी चाहिए तुम्हें देते समय। अगर वैल्यू हायर होगी तो तुम मुझसे क्यों खरीदोगे, मार्केट से ही खरीद लोगे। तो अगर हायर होगी तो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं है आपके हाथ में एज एन एम्प्लॉय। अगर जब तक कोई चीज हमारे हाथ में बेनिफिट ना हो, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सैलरी। तो हम क्या कह रहे हैं सर कि हमारा सेल ऑफ मूवेबल एसेट किस तरीके से एम्प्लॉय के हाथ में एक परक्यूजिट है, अगर वो उसकी रिटन डाउन वैल्यू से कम पे एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे मेरे पास में 10 लाख रुपए की गाड़ी थी, मैंने इसे 10 लाख का खरीदा था, आज उसकी रिटन डाउन वैल्यू मान लो 7 लाख रुपए है, और ऐसी गाड़ी अगर मैं आपको सिर्फ 3 लाख रुपए में दे देता हूं तो ये आपके हाथ में परक्यूजिट है। अगर मैं आपको इसे फ्री में दे देता हूं तो भी आपके हाथ में परक्यूजिट है। पहले वाले केस में परक्यूजिट है 4 लाख रुपए, पहले तो 4 लाख रुपए पहले वाले केस में, यानी कि 7 में से 3 रिकवर कर लिए तो 4 लाख रुपए टैक्सेबल है। और अगर दूसरे वाले केस में मैंने तुमसे 1 भी रुपया नहीं लिया तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। आपके हाथ में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकालनी है हमें, और वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या है, WDV माइनस सेल प्राइस which is less than WDV of asset, that is known as perquisite and it is fully taxable in the hands of employee. Okay, now how to compute written down value? अगर मैं यहां पे एक बात बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर दूं सर डेप्रीसिएशन, तो वो क्या आ जाएगा, WDV आ जाएगा, सिंपल। अब मुझे ये डेप्रीसिएशन का रेट पता करना है कि ये मेरा डेप्रीसिएशन का रेट क्या है। तो इन केस ऑफ कार एज अ मूवेबल एसेट, इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू कार, then the rate of WDV is 50%. Rate of depreciation is 50%. Sorry, not car. For car it is 20%. If I am providing you computer, laptop, digital diary or any other electronic item, then रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 50%। और ये मेथड कौन सा लगेगा, दोनों में WDV लगेगा, रिटन डाउन वैल्यू लगेगा। और अगर एनी अदर एसेट है लाइक फर्नीचर तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन लगेगा। ये रेट्स आपको याद करने हैं, पेपर में गिवन नहीं होंगे। हाँ बस 3 ही क्लास है। कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल डायरी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे रेट है 50% WDV से, और अदर्स पे 10% ऐसे। ठीक है सर, हो गया। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। पेटेंट वो डेप्रिशिएट कर रहा था। हाँ जी सर। 25%। सर पेटेंट डेप्रिशिएट कर रहा था 25% से, कौन से चैप्टर में, कैपिटल गेन में। तो उसके लिए हमें PGBP के अंदर सेक्शन 32 पता होगा। तो पेटेंट का जो डेप्रिसिएशन का रेट है दैट इज 25%। तो 25% का रेट है, PGBP के अंदर आएगा। हाँ
रेट्स डेप्रिसिएशन के पीजीबीपी के अंदर आएंगे, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड, हाँ इस चैप्टर के लिए सिर्फ यही है, सैलरी चैप्टर के लिए। वैसे हमें सेक्शन 32 पढ़ना होगा, उसमें हमें वेरियस क्लास ऑफ एसेट्स पता लगेंगे और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के डेप्रिसिएशन हमें पता लगेंगे। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते आइए। नेक्स्ट है हमारे पास में मेडिकल फैसिलिटी। सर इसका एक बार बताओगे क्या बेटा? इसी का सीरम हो एसिड का हाँ, निकालना कैसे है? डेज जैसे 180 डेज से कम हो। हाँ वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर जब क्या नाम है हम करेंगे ना तो इसका पॉइंट भी डाल देंगे। अभी और भी सारे परक्यूजेट रहते हैं, जैसे मैंने लास्ट आपको प्रैक्टिकल जो कराया था वो आरएफए का कराया था, उसके बाद में सारे ये छोटे छोटे से, हाँ तो छोटे छोटे इनका पकड़ करके एक मर्ज करके बना देंगे और फिर उसमें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वो क्या नाम है रूल वही रहेंगे डेप्रिसिएशन के जो हमने देखे थे, मशीनरी में देखे थे। ठीक है, चलो अच्छा प्रोविजन पढ़ लेते हैं पहले कि थ्योरी क्या कह रही है। ठीक है, टैक्सेबिलिटी के रूल्स। अगला है जी मेडिकल फैसिलिटी। इन इंडिया और दूसरा है मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है जी। आओ बच्चों देख लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया। अब ये मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया जो दी जा रही है, ठीक है, ये एम्प्लॉय को दी जा रही है प्लस उसके हाउसहोल्ड के मेंबर को दी जा रही है। हाउसहोल्ड के मेंबर्स कौन है ये भी थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक है, हमारे पास में क्या है, अगर आपने ट्रीटमेंट दिया, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का जो इलाज कराया है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया है या फिर हॉस्पिटल ओन्ड बाय लोकल अथॉरिटी जैसे एमसीडीज की या फिर बीएमसी के मुंबई के अंदर हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इलाज करवाया है, या फिर हॉस्पिटल जो था ना वो एम्प्लॉयर का खुद का ही था, जैसे रतन टाटा का नानावती हॉस्पिटल है मुंबई के अंदर। ठीक है जी, या फिर कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल था। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कौन से होते हैं, जिसमें कि आपका क्या नाम है, ये आई सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल, लंग्स हॉस्पिटल, इस तरीके के हार्ट सेंटर, ये स्पेशलाइज्ड बीमारियों के लिए होते हैं। तो अगर इन सारे हॉस्पिटल्स में से किसी हॉस्पिटल में इलाज कराया गया है तो बेटा ये क्या है, एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली एग्जम्प्ट है। क्या कह रहे हो बेटा अभिषेक? स्पेशल हॉस्पिटल है इसमें कैंसर वाले और हाँ, प्राइवेट कोई भी किसी भी स्पेशल हॉस्पिटल, हाँ कोई भी आ सकता है। ठीक है जी, तो ये जो है ये फुल्ली एग्जम्प्ट है अगर इन क्या नाम है उसमें हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया गया है तो। और अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया गया है तो ये क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड, मतलब दो कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और नंबर 2 जो इलाज कराया जा रहा है वो किसके लिए इलाज कराया जा रहा है, उसके लिए जो कि बीमारी रूल 3A में मेंशन्ड है, ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है उस बीमारी का जिसका कि नाम रूल 3A में मेंशन्ड है। ठीक है जी, तो उसका अगर इलाज कराया जा रहा है और हॉस्पिटल जो है वो सीआईटी से अप्रूव्ड है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है, तो ये जो खर्चा है ये एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती है, मैं यहाँ पे ना प्लस का साइन लगा देता हूं, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अब जरा मेरे साथ में याद करना, इधर मुंडी करना। मान लो हॉस्पिटल अप्रूव्ड है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा और एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है, कोई एक्सीडेंटल केस था या कोई सर्दी जुकाम था और वो सर्दी जुकाम रूल 3A में मेंशन डिजीज के अंदर नहीं आता, तो ये अमाउंट बताइए टैक्सेबल, याद रखना टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, एग्जम्प्ट नहीं रहेगा, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले पता है यहाँ पे एक बात और थी, मतलब मैं तुम्हें बता करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं लेकिन बताना चाहता हूं तुम्हारी नॉलेज के लिए। इसके अलावा ना कुछ मेडिकल बिल्स होते थे, मतलब यहाँ पे अभी तो मैंने तुम्हें 3 एरो लिखवाए हैं ना, पहले यहाँ पे 3 एरो अभी तो 2 एरो बनवाए हैं ना, 3 एरो बनते थे। तीसरे एरो में ना अदर्स आता था और अदर के अंदर क्या होता था, अदर के अंदर होता था मेडिकल बिल्स। तो मेडिकल बिल्स जो थे ना वो एग्जम्प्ट होते थे 15,000 रुपए तक।
लेकिन अब वो चीज खत्म कर दी गई। ठीक है जी। अदर क्लिनिक्स वगैरह में, जैसे आपके घर के बाहर या फिर आपकी क्या नाम है फ्लैट्स में ही कोई क्या नाम है डॉक्टर वगैरह होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, नर्सिंग होम होते हैं, उसमें अगर ट्रीटमेंट करवाया जाता था ना एम्प्लॉय का, तो वो 15,000 तक एग्जम्प्ट होता था। अब नहीं, इसको हमने खत्म ही कर दिया। तो यहां पे अब क्या जान रहे हो आप कहते हो जी, तो अब मैं ये एक बात कह सकता हूं कि मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया इज फुल्ली एग्जम्प्ट प्रोवाइडेड, या तो हमारे को ओड बाय एम्प्लॉयर हो, या फिर हॉस्पिटल जो है वो ओड बाय एम्प्लॉयर हो। उसका मतलब बता दिया एग्जांपल से, जैसे रतन टाटा का नानावती हॉस्पिटल है बोला मैंने, और टाटा मेमोरियल भी है उसका। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं एम्प्लॉयर हूं और मैं आपका उन हॉस्पिटल्स में इलाज करा रहा हूं, आपका या आपकी हाउस होल्ड के मेंबर्स का, आप एम्प्लॉई हैं मेरे, तो आपके हाथ में ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा रहा हूं, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल है, एम्स है, तो उसमें करवा रहा हूं, फुल्ली एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। अगर लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल है उसमें करवा रहा हूं, तब भी एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। और अगर इनके अलावा किसी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूं अपने एम्प्लॉय का या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का, तो भी एग्जम्प्ट है। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल का मतलब समझ में आ गया, जो किसी विशिष्ट बीमारी के लिए। और दूसरी तरफ हमने क्या कहा, हमने कहा इन हॉस्पिटल्स के अलावा, वैसे तो इन्हीं हॉस्पिटल्स में हो जाता है सब कुछ, इन हॉस्पिटल को छोड़ करके कौन सा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा ना तब भी एग्जम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड एक तो रूल 3A में मेंशन डिजीज हो उसके इलाज के लिए, और दूसरा वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो, तो एग्जम्प्ट हो जाए। तो सारी जगह पे एग्जम्प्ट ही चल रहा है। ओके, चले आगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ, तो फिर बात खत्म हो गई। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। अब दोनों को मिक्स क्यों कर रही है? ये जितने भी, मैं आपको एक बात बताऊं, सुन रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो? एक बात बताना, क्या तुमने कभी कोई ऐसा स्कूल देखा, प्ले स्कूल की बात मत करना, क्या तुमने कोई ऐसा स्कूल देखा है जहां पे बोर्ड की परीक्षाएं तो हो रही हो लेकिन वो सीबीएसई से अप्रूव्ड ना हो? नहीं। देखा कभी? नहीं। और ऐसे स्कूल में कौन एडमिशन लेगा? तो मैडम ये जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होते हैं ना, ये सारे के सारे अपने इनकम टैक्स पे करते हैं। और छोटा सा, आप तो एक छोटा सा क्लिनिक भी खोल करके जरा सरकार से बच करके दिखा देना, तो ये सारे अप्रूव्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक हॉस्पिटल जैसी चीज खरीद ली और उसका अप्रूवल नहीं लिया हो, तो ये सारे अप्रूव्ड ही होते हैं वैसे तो, अनलेस एंड अनटिल। हाँ, क्वेश्चन फंसाता कहां पे है, रूल 3A में मेंशन डिजीज थी या फिर कोई एक्सीडेंटल केस था। क्वेश्चन इस तरीके से ड्राफ्ट कर देगा कि मिस्टर एक्स का ना एक क्या नाम है एक्सीडेंट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, और उसको हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया जो कि अप्रूव्ड था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से। अब एक्सीडेंटल केस रूल 3A में मेंशन, एक्सीडेंट किसी तरीके की कोई डिजीज नहीं है, सबसे पहली बात समझ में आई? हाँ, तो ऐसी चीजों के लिए हमारे पास पॉलिसीज वगैरह होती हैं। आओ उसके लिए भी समझ लें कि वो क्या कह रहे हैं, उसके प्रोविजन क्या कह रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखा, हमने लिखवाया आप लोगों को, कहता है अगर एम्प्लॉई ने कोई पैसा स्पेंड किया है, यानी कि अभी क्या हो रहा था, उसको हाथ में पैसा नहीं दिया जा रहा था, हॉस्पिटल ये नहीं बोला जा रहा था ये लो पैसा जाकर के हॉस्पिटल के बिल पे कर देना, ऐसा नहीं। पता है क्या कहा जा रहा था? ये कहा जा रहा था आपका ना एक ESI कार्ड जैसा बना देते हैं ना, आपका कार्ड बना दिया और फलाने हॉस्पिटल में जाकर के तुम इलाज करा लेना और बिल्स हमारे पास अपने आप आ जाएंगे, यानी कि आपके इसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट कोई भी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपने कोई खर्चा किया है, एम्प्लॉय ने कोई खर्चा किया है और इस खर्चे को रिकवर कर लिया है, किससे? एम्प्लॉयर से। और ये खर्चा किस पे किया है जी? मेडिकल फैसिलिटी पे किया है, जो कि एम्प्लॉय के बिहाफ पे हुई है, एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए, या फिर हेल्थ ऑफ हाउस होल्ड ऑफ मेंबर हुई है। तो क्या कहते हैं, ये फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स यहाँ पे आ गई, ये टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। दूसरा क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए या फिर एम्प्लॉय के
हाउस होल्ड के मेंबर के लिए किसी तरीके का कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वो क्या हो जाएगा सर, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, और अगर मेडिकल अलाउंस, ये तो हम अलाउंसेस के अंदर पहले ही पढ़ लिया था हमने, ये तो फुल्ली टैक्सेबल होता ही है। तो ये नीचे 3 नोट और लिखे। अच्छा, इसके बाद चलते हैं जी इन इंडिया के बाद में आउटसाइड इंडिया। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है आउटसाइड इंडिया में। अब मुझे एक बात बताना, इसको ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसमें? यहां पे, यहां से जाने आने के खर्चे, कौन जा रहा है जी? एक पेशेंट जा रहा है और एक अटेंडेंट जा रहा है। एक पेशेंट जा रहा है और एक अटेंडेंट जा रहा है। मैडम को बोलो आंखें नहीं बंद करना, ठीक है? कौन जा रहा है यहां से ट्रीटमेंट करवाने के लिए? एक पेशेंट और एक अटेंडेंट, और जरूरी नहीं है एम्प्लॉय खुद ही पेशेंट हो, फैमिली मेंबर भी हो सकता है। यानी कि मिस्टर एक्स अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को लेकर के एज अ पेशेंट वो हो सकते हैं, यहां से जा रहे हैं, ठीक है जी? चिल्ड्रन मेडिकल फैसिलिटी क्या? चिल्ड्रन मेडिकल फैसिलिटी का क्या मतलब हुआ? आप थर्ड पॉइंट पूछ रहे हैं, कौन सा वाला? हाँ हाँ, बच्चा भी हो सकता है पेशेंट। तो चिल्ड्रन मेडिकल फैसिलिटी या चिल्ड्रन मेडिकल अलाउंस नाम से तो कोई चीज थी नहीं, वो तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस था ना। ना, ऐसा कुछ नहीं, आप अपनी तरफ से क्रिएट मत कीजिए सर, अदरवाइज हमारे को लॉ अमेंड करना पड़ जाएगा, क्योंकि हम आपको मना तो कर पाएंगे नहीं, और उतनी अथॉरिटी सरकार ने हमें दी नहीं है। तो इसलिए आपसे ही रिक्वेस्ट है कि ना कीजिए ऐसा, जिल्ले इलाही नालायक। सुनो, तो ना हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे अगर आउटसाइड ट्रीटमेंट करवाया गया तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेशेंट और अटेंडेंट के जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ, और वहां पे रहने का खर्चा, और रहेगा कौन? एक पेशेंट और एक अटेंडेंट, ठीक है जी? और इलाज कराने का खर्चा, इलाज किसका होगा जी? सिर्फ पेशेंट का, अटेंडेंट का नहीं करवा रहे आजकल। कहने का मतलब ये है अटेंडेंट केवल अटेंडेंट की तरह जा रहा है, कोई प्रसाद नहीं बट रहा है यहाँ पे कि आया है तो तू भी ले ले। तो क्वेश्चन में तुम गलती कब करते हो? जब हर एक पॉइंट के साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हो, और 2 करते 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 तुम पेशेंट के ट्रीटमेंट को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हो, वो गलत। अटेंडेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है? हाँ, पेशेंट्स की वो क्या नाम है, नंबर हमारे को अभी तक स्पेसिफाई नहीं है, तो पेशेंट कितने भी हो सकते हैं। पेशेंट को कोई भी हो सकता है ना, पेशेंट कोई भी हो सकता है, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड भी हो सकता है, या एम्प्लॉय खुद भी हो सकता है। हाँ ठीक है, पड़ोसी को ना ले जाए बस, ठीक है? मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है अभी देख लेते हैं। तो सर हमने ना इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया खर्चों को। अब हमारे पास में क्या बोला जाता है, पहले मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर को पकड़ लेता हूँ, ये सबसे लास्ट में जो आपके पास में ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर कहते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर जो है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर जो है वो पेशेंट और अटेंडेंट का फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। यानी कि एम्प्लॉय जा रहा है अपने पेशेंट को लेकर के या फिर खुद पेशेंट की तरह से, और खर्चे कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। ये फुल्ली एग्जम्प्ट होंगे, उसके हाथ में ये मेडिकल फैसिलिटी फुल्ली एग्जम्प्ट होगी, प्रोवाइडेड, लेकिन एक शर्त है कि उस एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब समझते हो? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ये वाला परक्यूजिट इंक्लूड नहीं होगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम, 5 हेड की ग्रॉस टोटल इनकम यदि उस एम्प्लॉय की 2 लाख रुपए से कम है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर एग्जम्प्ट है, और अगर 2 लाख से ज्यादा होगी तो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब आप सोच करके बताइए जनाब, जो बेचारा 5 हेड की इनकम से पूरे साल मिल करके 2 लाख रुपए नहीं कमा पा रहा, वो आउटसाइड इंडिया जा सकता है क्या? नहीं। तो भावुक ना हुए और इसको क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लें। ये लिमिट अगर 5 हेड की ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से ऊपर हो गई तो ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर पेशेंट और अटेंडेंट का
टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा जी, और दूसरा खर्चा क्या बोला गया, वहां रहने का, ठीक है जी, खर्चा एक पेशेंट और एक अटेंडेंट का, और साथ में ट्रीटमेंट किसका, पेशेंट का, ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड, इसके अंदर भी एक क्या नाम है, वो है कंडीशन है, क्या, अगर मनी कन्वर्ट की गई है आरबीआई या फिर मनी एक्सचेंजर के द्वारा। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूं आपको। मान लीजिए मेरा एक एम्प्लॉई है जिसको कि मैं बाहर ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा हूं और उसको मेडिकल फैसिलिटी में दूंगा, लेकिन ये बाहर जाकर के क्या करेगा, नोट खर्च करेगा, और वो गांधी जी के नोट तो चलेंगे नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो वो जाता है, केस नंबर वन, अच्छा चलो केस नंबर 1 और 2 नहीं बनाता, दोनों में ही बना देता हूं। मान लो उसको जो चाहिए पैसे, वो चाहिए ट्रीटमेंट के लिए 45 लाख। अब उसने यहाँ पे 40 लाख तो कन्वर्ट करा लिए, सीपी के अंदर कोई मनी एक्सचेंजर था उससे, और रिसीट ले ली। 45 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 40 लाख की तो उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट करा लिया मनी डॉलर्स में, और क्या नाम है, डॉलर की रिसिप्ट भी ले ली जो कि मनी एक्सचेंजर ने उसको प्रोवाइड की, और वो मनी एक्सचेंजर ये काम किसके बिहाफ पे कर सकता है, आरबीआई के बिहाफ पे ही कर सकता है, अपनी तरफ से नहीं कर सकता। तो वो सारे के सारे ऑथराइज पर्सन होते हैं, या फिर आरबीआई से खुद जाकर के कन्वर्ट कराया वो 40 लाख को डॉलर्स में। अब बाहर जाकर के उसने खर्चा कर दिया 45 लाख का, यानी कि 45 लाख के इक्विवेलेंट जितने भी डॉलर बनते हैं। अब सोचने वाली बात है ना, 45 लाख के डॉलर कैसे खर्च कर सकता है, बाहर तो 5 लाख के डॉलर चले ही नहीं होंगे। सोचने वाली बात है ना। बात ये पता लगी बाद में कि 5 लाख के डॉलर इसके पास ऑलरेडी पड़े हुए थे पहले से, और जो कि एक गैर कानूनी काम है, विदेशी मुद्रा को दबा करके रखना। मैं आपको बता दूं, तो हम क्या कहते हैं सर, हम ये कहते हैं हमारे पास में इस केस के अंदर सिर्फ उतना ही अमाउंट एग्जम्प्ट होगा जितना की कन्वर्ट कराई गई थी, और उसके पास स्लिप थी, लीगली स्लिप जो भी लीगल था, तो वो स्लिप जिसकी थी। अब मान लो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया आउटसाइड इंडिया, और स्टे के और पेशेंट के ट्रीटमेंट के ऊपर 50 लाख डॉलर के इक्विवेलेंट, 50 लाख रुपयों के इक्विवेलेंट डॉलर जो है वो खर्च हुए हैं, जिसमें से कि कन्वर्टेड कितने थे, 30 लाख। तो 30 लाख तक के ही एग्जम्प्ट होंगे, रिमेनिंग जो 20 लाख के होंगे वो मेडिकल फैसिलिटी के नाम से टैक्सेबल हो जाएंगे। रेड करने की जरूरत ही नहीं है, हमने उसकी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बना दिया। तो अच्छा जी, टैक्स तो पे करने को तैयार है ना, वो अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है। अच्छा, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड क्या होते हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबर ऑफ हाउस होल्ड का मतलब स्पाउस या फिर स्पाउसेस ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हमने क्योंकि हिंदू एक्ट लिखा हुआ है इसलिए स्पाउस, और मुस्लिम एक्ट के अंदर लिखा हुआ है इसलिए स्पाउसेस। अगला लिखा हुआ हमारे पास चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय एंड स्पाउसेस, चिल्ड्रंस हैं, ये स्टेप चिल्ड्रन भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अच्छा जी, अगला लिखा हुआ है पेरेंट्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के पेरेंट्स यहाँ पे हाउस होल्ड के मेंबर के अंदर आते हैं, माता पिता, ठीक। और लास्ट में लिखा हुआ सर्वेंट एंड डिपेंडेंट्स, वो भी हाउस होल्ड के मेंबर के अंदर आते हैं, यानी कि उनका ट्रीटमेंट भी करवाया जाए तो एग्जम्प्ट होगा, प्रोवाइडेड टू सर्टेन कंडीशंस। ठीक है जी, तो ये आपकी पूरी की पूरी मेडिकल फैसिलिटी थी जो कि हमने पूरी की पूरी कवर कर ली। ठीक है जी, सेक्शन 10(10) के अंदर आती है ग्रेच्युटी। अब ये ग्रेच्युटी होती क्या है, अमाउंट रिसीव, लिख लो वहां पे, मैं लिख करके फिर मिटा देता हूं, हटा देता हूं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर for long and outstanding performance।
ये परक्यूजिट का पार्ट नहीं है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है. दिस इज नोन एज रिटायरमेंट बेनिफिट. लेकिन जरूरी नहीं है हम इसको रिटायरमेंट पे ही लें. ये पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट का, लेकिन हम इसको ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस भी ले सकते हैं. तो आपने बहुत अच्छा काम किया, लंबे समय तक काम किया, टिक के काम किया, आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड हो गए या नहीं भी हुए कवर्ड, और आपको एम्प्लॉयर ने ग्रेच्युटी दे दी. ठीक है जी. जैसे मान लो मेरे पास में एक हमारी होममेड काम करती थी, और वो तब से काम करती थी जब से कि मैं एक छोटा सा बच्चा था, या फिर मेरे भी जन्म से पहले कोई काम करती थी वो. और आज वो बूढ़ी हो चुकी हैं, वो कहती हैं बेटा मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ. तो मैंने कहा ठीक है माता जी, ये लो 15 लाख रुपए. उन्होंने कहा मेरे को 15 लाख रुपए आपसे उधार नहीं चाहिए. मैंने कहा नहीं, उधार नहीं है, आपने लंबे समय तक हमारी बहुत सेवाएं की हैं, इसका ये एक आभार है. ग्रेच्युटी क्या है? ग्रेटिट्यूड से बना है. ठीक है जी. तो हम क्या कहते हैं कि हमने उनको 15 लाख रुपए ये दे दिया. अब उसका टैक्स ट्रीटमेंट हमें पढ़ना है कि उन माता जी के हाथ में उसका टैक्स ट्रीटमेंट का क्या, उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा. ठीक है. तो आओ, ये ग्रेच्युटी जो थी ये रिसीव की जा सकती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट. मतलब अगर वो चाहें, अगर एम्प्लॉय चाहे तो ग्रेच्युटी का कुछ पार्ट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस भी उसमें से विड्रॉ कर सकता है. ठीक है. या फिर इसके अगेंस्ट कोई लोन भी ले सकता है. तो मैं ये कहता हूं वो सर्विस रिटायर होने से पहले या पहले भी, उससे पहले भी अगर वो चाहे तो ले सकता है. हाँ. तो अगर ये ग्रेच्युटी रिसीव की गई है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, आप अपनी कॉपी में पूरा लिखिए, क्योंकि आप जो है एब्रीविएशन लिखेंगे तो काम खराब हो सकता है. अगर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस मिला है, ग्रेच्युटी लिया गया है एम्प्लॉय के द्वारा, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है. फुल्ली टैक्सेबल. ठीक है बच्चों. और अगर मिला है, यानी कि एम्प्लॉय के द्वारा लिया गया है आफ्टर रिटायरमेंट, तो we will ask two question, whether the employee is government employee or non-government employee. आप तो मेरे से अच्छी तरीके से ये आंसर जानते होंगे कि क्या होना होगा. गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो मैडम ने बोला फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, और मैडम का तुक्का बिल्कुल सेट. तुक्का ही है सर. आता है आपको? आता भी नहीं है, लेकिन तुक्का मैं भी कर सकती हूँ. आता भी नहीं है, तुक्का भी नहीं है सर, लेकिन जैसे गवर्नमेंट वगैरह में आपने पहले कराया तो उससे मैं एक अंदाजा लगा सकती थी. हाँ, वो पेंशन से अंदाजा लगाया आपने. वही तो मैंने कहा तुक्का उसको अंदाजे को ही तो कहते हैं बेटा. नहीं सर. अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक. लड़ने लग गई ये बच्ची में से. अच्छा जी, इनको आता है जी, आता है. आगे के भी बता दे फिर. अच्छा सुनो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? अच्छा, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो हम दो क्वेश्चन फिर पूछेंगे उससे. नहीं, पेंशन से कोई लेना देना नहीं है इसका. पेंशन मिली या नहीं मिली, ये सही है तुम्हारा कि पेंशन थी तो ग्रेच्युटी के बारे में पूछे थे, अब ग्रेच्युटी है तो पेंशन के बारे में पूछेंगे. हैं, इसी को तो तुक्का कहते हैं. अच्छा जी, तो हम दो चीजें पूछेंगे. आर यू कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट? और नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट?
ठीक है जी। अगर एम्प्लॉय कवर्ड है, और ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो कवर्ड है या नहीं। अच्छा, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप क्या मानेंगे? नॉन गवर्नमेंट मानेंगे। और अगर ना दिया हुआ हो कि वो कवर्ड है, तो क्या मानेंगे? अनकवर्ड मानेंगे। ठीक है जी, नॉट कवर्ड मानेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो हम कहते हैं अगर कवर्ड है तो लीस्ट ऑफ 3 शैल एग्जाम, लीस्ट ऑफ 3 शैल एग्जाम from amount of gratuity. Okay, number 1, actual amount received as gratuity. Number 2, rupees 20 lakhs as a limit. एंड नंबर 3, अगर वो हमारे पास में कवर्ड है तो 15 डेज एवरेज पे, 15 डेज लिखूं, चलो मैं ही लिख दूं, 15 डेज सैलरी, हाँ 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। आप लिख लो पैसे पहले इसका, फिर मैं लिखूंगा। हाँ हाँ है ना, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मतलब एक साल का हमें 15 दिन का, 15 दिनों की सैलरी चाहिए। ठीक है जी, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, हमें अगर 15 दिन की सैलरी चाहिए, ऊपर देखो जो तुमने लिखना था वो लिख लिया, और जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको मैं बदलूंगा, इसलिए तुम मत लिखना। अब जो लिखने जा रहा हूं उसको तुम मत लिखना, वरना बाद में कहोगे कॉपी खराब करा दी। मैंने क्या बोला? 15 डेज सैलरी फॉर ईच नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, यानी कि जितने साल उसने काम किया है ना, उस हर एक साल की 15 दिनों की सैलरी चाहिए। ठीक है, 15/30 अगर मैं कर दूं और यहां पे सैलरी पर मंथ ले लूं, तो ये आधे महीने की सैलरी आ जाएगी। क्या आप मानते हैं? है ना, एक महीने की सैलरी है, सैलरी पर मंथ आ गई, और सैलरी पर मंथ का 15/30 कर दूं तो वो आधे महीने की सैलरी आ जाएगी। और इसको अगर मैं नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड से मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो यहां पे सबसे पहले तो हमें देखना क्या है, सैलरी पर मंथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे 12 महीने की सैलरी ले ली तुमने तो उसका आधा तो 6 महीने का हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पर मंथ सैलरी लेना और 15/30 करना, तभी हाफ बनेगा उसका। अब हम ये कहते हैं कि ना इसमें ना 4 संडेज है ना इंक्लूड नहीं होते। 4 संडे निकाल दूं अगर मैं, एक महीने में कितने संडे होते हैं? 4 संडेज होते हैं, तो 26 हो जाएगा 15/26। तो इस तरीके से हमारी हाफ मंथ की सैलरी निकलती है। सो ग्रेच्युटी का कवर्ड वाला कैलकुलेट करते समय हमारे को हाफ मंथ की सैलरी लेनी है, जिस हाफ मंथ में 4 संडेज इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा ठीक है सर, सैलरी लेनी है पर मंथ। ओके सर, अब सैलरी पर मंथ के अंदर क्या आता है सर? यहां आता है बेसिक सैलरी प्लस डीए फुल, यानी कि आपको लेनी है बेसिक सैलरी और लेना है डीए फुल का मतलब रिटायरमेंट वाला भी और कॉन्टिन्यूशन वाला भी। बस ये 2 मतलब हैं सैलरी के। क्या वो क्या था दोबारा बताओ? डीए फुल का मतलब है, एक तो रिटायरमेंट का हो गया, हाँ जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है ना 20% ऑफ डीए इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला हो चाहे ना हो, हमें तो पूरा ही लेना है।
पूरा लेना, ठीक है जी, इसमें कोई शक। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक नोट लिखेंगे, पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शेल बी ट्रीटेड एज फुल ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड है, हाँ, पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शेल बी ट्रीटेड एज फुल ईयर, यानी कि अगर एम्प्लॉय का टाइम पीरियड काम करते करते 15 साल 7 महीने है तो आप इसको क्या लेंगे, 16 साल। 15 साल 6 महीने है तो 15। पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, यानी कि अप टू हाफ मंथ, उसको वहीं पे ही रखना है। 15 साल 6 महीने 15 साल, 15 साल 6 महीने 1 दिन 16 साल, 15 साल 8 महीने 16, 15 साल 12 महीने वो तो 16 होते ही है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी, पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ शैल बी ट्रीटेड एज फुल ईयर। और अब लिख सकते हैं आप इसको, ये बेसिक सैलरी आखिरी महीने की होगी ना। एक मिनट बेटा, पहले लिख लूं। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे एक बात याद रखना, ये लास्ट विड्रॉन सैलरी होगी, लास्ट ड्रॉन सैलरी। इसका मतलब समझ में आया कि हो सकता है ना सैलरी हमारी कई महीनों में बढ़ी हो, पिछले इस साल में इंक्रीमेंट आया हो, तो इंक्रीमेंट आया हो या ना आया हो, हमें जो हमने लास्ट रिटायरमेंट से पहले लास्ट सैलरी विड्रॉ की है वही वाली बेसिक सैलरी और वही वाला डीए फुल लेना है। ठीक है जी। अगर ये बिजनेस सीजनल बिजनेस होगा तो ऊपर 15 की जगह हमें 7 लेना है। नोट लिख लो, इन केस ऑफ, हाँ हाँ लिख लो, कोई बात नहीं। हो गया, लिख लो जी, इन केस ऑफ सीजनल बिजनेस, इन केस ऑफ सीजनल बिजनेस, 7 days सैलरी should be taken in option 3। ठीक है जी। तो इसका मतलब वहां पे 15 रिप्लेस होकर के क्या हो जाएगा, 7। और नालायको नीचे कहीं 26 का आधा 13 मत कर देना, क्या ऊपर वाले को किया तो नीचे वाले को भी कर दो, 7/26 ही रहेगा वो। मैडम हम यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करते, हम 30 ही मानते हैं, 31 हो, 29 हो, 28, हम एक ही बेस लेकर के चलते हैं और 4 संडेज लेकर के चलते हैं, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया, 26 हो गए वो। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आओ फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। लिखो क्वेश्चन अच्छे बच्चों की तरह। ये दूसरे वाला भी स्पेस खाली छोड़ना, यहाँ पे लिखवाऊंगा अभी। आओ
आओ लिखे क्वेश्चन। तो मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी रुपीज ब्ला 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 ऐसे करके फटाफट से बोल दो। हाँ सर। मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी रुपीज 50,000 पर मंथ। एक बार मैं बोल- अच्छा तेज नहीं बोलो, तंग करते हो ना तुम मेरे को। सर लिखेंगे कैसे? मिस्टर एक्स रिसीविंग बेसिक सैलरी रुपीज 50,000 पर मंथ। 15 बोले कभी। हाँ 15 नहीं 50,000 पर मंथ। डीए 20% ऑफ बेसिक सैलरी, और इसमें से 30% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। ठीक है जी। फिक्स कमीशन ऑन सेल्स है @5%, और सेल्स है हमारी 50 lakhs पर एनम। इसके अलावा उनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है 500 रुपए पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड। और उनको मिला है टेलीफोन अलाउंस 1,000 पर मंथ। साथ में उनको मिली है मेडिकल फैसिलिटी ठीक है जी। साल में 2 बार, एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसकी की वैल्यू थी 20,000, और एक बारी 5,000 रुपए की प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में। लो जी, हॉस्पिटल में नहीं बोला मैंने तो। अच्छा जी, और ये रिटायर हो गए ऑन 31/3/2023। मिस्टर एक्स रिटायर्ड and receive gratuity rupees 25 lakhs। तुम्हें क्या लगा था 20 से नीचे दूंगा? हाँ गलत लगा था। 25 lakhs, 25 लाख दिया। ठीक है, अब कहीं नहीं लिखा हुआ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और यहां पे हम क्या मानेंगे? कवर्ड अंडर। यहां मैं बता रहा हूं आपको, लिख रहा हूं खुद ही। मिस्टर एक्स इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। क्योंकि अगर ये नहीं लिखता तो आप क्या मानते? नॉट कवर्ड, और नॉट कवर्ड मैंने अभी तक सिखाया नहीं। ठीक है ना? तो आओ करें इस क्वेश्चन को। देखो मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें कुछ भी, बाकी सब कुछ लिखना, क्योंकि वो मैं सिखा चुका हूं पिछली क्लासेस में। बेसिक सैलरी लिखो आंसर में, सबसे ऊपर तमीज से अपने आंसर का सबसे पहला पार्ट क्या फ्रेम करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी of Mr. X for assessment year so and so. Computation of income from salary of Mr. X for assessment year कौन सा? 24-25 नहीं 23-24 होगा। 23-24। हाँ सॉरी, हाँ 31 मार्च 2023 को तो रिटायर किया। 23-24। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या लिखा जी? बेसिक सैलरी 50,000। तो बेसिक सैलरी कितनी हो गई जी? 50,000 इंटू 12 कितना हो गया? आउटर कॉलम में 6 लाख रुपए। डीए 20% ऑफ बेसिक सैलरी कितना है? 1,20,000। 1,20,000 बताया बच्चे ने।
फिक्स कमीशन ऑन सेल्स कितनी निकल करके आएगी? देखो, हाँ सर, एक 20 से लिए और ये 5% of 50 lakh 5% ऑफ 50 लाख 2,50,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 400 रुपए इंटू 12, 4800 रुपए, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज तक एग्जम्प्ट होता है ना, तो 400 बच गया, 400 इंटू 12 4800। टेलीफोन अलाउंस तो फुली टैक्सेबल है, तो 12,000। क्या? हाँ, नीचे मैंने करके नहीं दिखाया, मैं ये मानता हूं कि आपको सिखा चुका हूं तो आपको आता है। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने दी है तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी ना, तो ये तो लेंगे नहीं। प्राइवेट क्लिनिक में दी है, फुल्ली टैक्सेबल है 5,000। अब ग्रेजुटी बना लेते हैं, तो यहां तक आपका आंसर आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, बताइएगा। हम कंप्यूट कर रहे हैं, ऊपर आप वर्किंग नोट में लिखेंगे अपने पास में, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। आप वर्किंग नोट लिखिए। अच्छा, मैं बता देता हूं आप वर्किंग नोट लिखिए अलग से, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। और बच्ची कह रही है आपने ना सर इसमें क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि मिस्टर एक्स कितने साल बाद रिटायर हुए थे, तो मैं अब लिख देता हूं कि ऑन, अब यहां क्वेश्चन के अंदर ठीक कर लेना, ऑन 31 मार्च 2023 मिस्टर एक्स रिटायर्ड एंड रिसीव ग्रेच्युटी 25 लाख रुपए। हाँ, 31 मार्च आफ्टर सर्विंग, यहां लिख लेना आफ्टर सर्विंग 45 years, मतलब 45 ईयर्स की सर्विस अगर उसकी है तो मेरे ख्याल वो 11-12 साल में लग गया होगा। बाल मजदूर 15 साल की उम्र में वो लग गया होगा, है ना। उसी कंपनी में मैं बाद में जनरल मैनेजर रिटायर हुआ हूं जिसमें कि मैं कप प्लेट धोया करता था। अच्छा सुनो, मिस्टर एक्स सर्विंग आफ्टर सर्विंग, 80 years, चुप कर जाओ यार, 32 years 7 months। ठीक है जी। अच्छा चलो, अब देखो ये 3 ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन, मुझे तो आता नहीं है भैया, बता दो जरा प्लीज, बता दो। 25 lakhs लिख दूं यहाँ पे, और 20 तो 20 ही रहेगा। अगला है 15/26, और यहाँ पे अलग से एक बनाएंगे, अलग से आप अपने पास लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग, लिखिए उसको, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग exempted amount of gratuity। हाँ, इतना ही लिखना है मैडम। गुस्से वाली बात कर रही हो आप, इसलिए मैं गुस्सा हो रहा हूं। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 1 क्या आएगा सर? बेसिक सैलरी, और लास्ट विड्रॉन बेसिक सैलरी लेनी है हमें, 1 महीने की लेनी है ना। कितनी थी बोलो? 50,000। नंबर 2 DA 20% ऑफ 50,000 कितना बनता है? 10,000। तो मेरी सैलरी का मतलब क्या हो गया? 60,000। अब मैंने यहां क्या करना है?
सैलरी पर मंथ में ले लेना है 60,000। और नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड में कितना ले लूं बच्चों, बोलो 33, क्योंकि वो 6 महीने से एक्सीड हो चुका। थर्टी 33 ईयर्स। और ये तीसरा ऑप्शन कितना आ गया जी मेरा, 1142,308। 11,42,308 रुपए सबसे कम है थर्ड। तो अब हम क्या लिखेंगे वहां पे, अपना मेन आंसर जहां चल रहा था, लिखो जी ग्रेचुटी, ऐसा लिख दोगे वहां पे, ग्रेचुटी रिसीव्ड 25 लाख और एग्जाम्प्ट 11,42,308 रुपए मात्र। और आउटर कॉलम में कितने आ जाएंगे, 13,57,692। ठीक है जी, ओके। ऐसे निकालते हैं हम ग्रेजुएटी। हटा दूं इसको, कर लो क्या टोटल, हाँ ये टोटल आंसर आ जाएगा 13,57,692 डालने के बाद में whatever, I'm hardly concerned. I don't have any interest. इसे कॉन्ट्रीब्यूशन से उड़ा था ये करते होगा क्या? अकाउंट्स पढ़ा रहे थे बैलेंस शीट मैच करते होते। हाँ, मेरी ये खास आदत है, जब मुझे पता होता है ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो और इसमें मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मेरी यही आदत है, जब मेरे को पता है आपकी बैलेंस शीट भी अगर मैच कर गई है, अकाउंट्स के अंदर भी अगर आपकी बैलेंस शीट भी मैच कर गई है, मुझे पता है हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो मैं जरूरी इतना काम तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि नीचे का आंसर आप खुद फाइनल आंसर निकाल लो। अब उसके अंदर मेरे को नहीं पता लगाना, क्योंकि जो सिखाना था वो मैं सिखा चुका हूँ। कैलकुलेशन नहीं करता, नहीं कैलकुलेशन करते हैं, जब लास्ट की फिगर लिखी होती है ना तब मैं आलसी बन जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ ही सकता हूँ कि आप सही निकाल लो। बताओ, ये हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा जी, हो गया, ये हो गया। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास में एक तो हो गया और दूसरा हमें सीखना है। ये देखो जी, अब जगह बनाते हैं थोड़ी सी। नहीं, आप अपने चार्ट पे प्रॉपर वैसे ही लिखिए जैसे कि आपने जगह छोड़ी हुई है जहां पे। मेरे पास तो लिमिटेड जगह है ना। आपके पास हमारे पास कॉपी है, ये तो काफी लिखना होता है, उसमें भी आप गलत करवा रहे हो। कितना दुख है आपको, स्माइल नहीं। तुम बातें कैसी कर रहे हो? कह रहे हमारी कॉपी छोटी है, आपका बोर्ड तो बड़ा है और उसमें भी आप हमारा गलत करा देते हो। अच्छा देखो, पूरी क्लास को अपने देखो इधर सुनो, अब ना आप अपने पास बना लो इस तरीके का एरो। मेरे को तो मेरे पास में यहाँ पे स्पेस है तो मैं बना रहा हूँ। लीस्ट ऑफ 3 शेल एग्जाम्प्ट आप उसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ठीक है जी। नंबर 2 ₹20 lakhs, इट रिमेन सेम। और अब आप लिखिएगा जो लिखवाने जा रहा हूं मैं आपको, तीसरा पॉइंट लिखो। पहले ये दोनों लिख लो, फिर तीसरा पॉइंट लिखवाता हूं। अरे मैंने नहीं लिखना, नहीं गलत नहीं कराऊंगा। क्योंकि मैं तो आपको स्टेटमेंट वाइज लिखवा रहा हूँ ना, फिर मैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकली लिखूंगा ना। सर देख के लिखे ना कितना आवाज एडजस्ट, सर देखो इतना हो जाएगा।
तो तुमने वहां से उसको उसी पेज पे क्वेश्चन क्यों स्टार्ट कर दिया था? गुप्ता जी, सर क्वेश्चन नेक्स्ट गुप्ता जी, अग्रवाल जी, कौन हो आप बताओ? अच्छा सुनो, तो ना यहाँ पे लिख लो बच्चों 15 डेज एवरेज पे, लिखो 15 डेज एवरेज पे, 15 डेज एवरेज पे फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? 15 डेज एवरेज पे का मतलब 15/30 मैंने पहले भी लिखा था, 26 कर दिया था, लेकिन यहां पे अब नहीं करूंगा। 15/30 है इसमें, इनटू एवरेज सैलरी लूंगा अब मैं। अब ये एवरेज सैलरी, 10 महीने का एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? ठीक है जी, अब इसके लिए एक एस्ट्रिक का साइन बना देते हैं। एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, नीचे इसको एक्सप्लेन कर देंगे। इनटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। और यहां पे नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड के अंदर भी हम एक बात कहते हैं कि ईयर या फिर मंथ इन फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर्ड, फ्रैक्शंस शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है जी, तो वो पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स वाला क्राइटेरिया अपने पास नहीं है। यहाँ पे 15 साल 10 महीने का मतलब क्या है? 15 साल। 16 साल 12 महीने का मतलब क्या है? 17 साल, क्योंकि 12 महीने तो पूरा एक साल ही हो जाता है ना। ठीक है जी। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड के अंदर तो हमने सीख लिया। अब एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी? सैलरी मींस एवरेज ऑफ 10 months of these particulars. Number 1 बेसिक सैलरी, नंबर 2 डीए रिटायरमेंट वाला पोर्शन, और नंबर 3 फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। अब ये तुमने पहले भी पढ़ी हुई है कहीं पे एचआरए के अंदर। अब हो गया क्वेश्चन। ठीक है सर, लिख लिया आप लोगों ने? आप लिखिएगा जी क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। व्हाट वुड बी योर आंसर? व्हाट वुड बी योर आंसर if in previous question, if in previous question, if in previous question salary of Mr. X, basic salary of Mr. X, basic salary of Mr. X increased up to 5,000
in the month of दिसंबर। दिसंबर में बढ़िया। हाँ जी, दिसंबर में बढ़ी है। तो दिसंबर के अंदर इंक्रीज करके आएगा। हाँ, अच्छा अब सुनो, अब मैं यहां से ना, अब देखो उस क्वेश्चन के अंदर आगे लिखो, इसी में ही आगे लिखो, एंड ही वॉज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एंड ही वॉज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है सर, अब कृपया ध्यान दें, सबसे पहले बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 9 और प्लस 55,000 इंटू 3। कब से बढ़ी थी इसकी सैलरी? दिसंबर कौन सा? नहीं, दिसंबर की डेट नहीं दी मैंने, 1 दिसंबर लिख लो उसको फिर। तभी तो मैंने यहाँ पे 8 कर दिया और यहाँ पे 4 कर रहा हूं। 1 दिसंबर लिख लो, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों? 6,15,000। ठीक, अच्छा डीए वो कितना हो गया? वो भी बढ़ जाएगा मेरे ख्याल। भाई मेरे को तो जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा, सिंपल बात है भैया, मैं नहीं कैलकुलेशन करता बिल्कुल भी। आपको दिक्कत पता नहीं चल रहा? नहीं, मैं दिमाग लगाता ही नहीं अपना, सीरियसली कैलकुलेशंस में मैं कभी नहीं लगाता, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सिखाना है भैया। दोनों काम करता रहूंगा तो फिर एक चीज गलत हो जाएगी। तो जो आप रकम मेरे को बोलते हो ना, वो बिल्कुल सही बोला करो देख करके। मैं अगर कैलकुलेशन में ऐसे लिखा हुआ होगा ना 1 जमा 1, तो भी आपसे ही पूछूंगा मैं, तो आप बोलोगे 3, मैं इसको 3 लिख दूंगा। मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी इसको 2, अपना दिमाग नहीं खर्च करता मैं। अच्छा जी बताओ 20% कितना हुआ? 1,24,000। अच्छा जी, बाकी तो सेम ही रहेगा, बाकी में कोई चेंज आने नहीं वाला। अच्छा जी, अब ध्यान दो, अब अपने पेन को कैप पहना दो, बिल्कुल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और इधर देखो। सीखते समय कुछ लिखते नहीं है, आ जाओ जी। एक्चुअल अमाउंट रिसीव हमारे पास में था 25 और मैंने यहां पे 25 लाख लिख दिया। मेरे हिसाब से किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लिमिट 20 लाख थी, वो भी लिख दिया। अब हमें ना एवरेज सैलरी कंप्यूट करनी है प्रायर टू रिटायरमेंट, 10 मंथ का एवरेज लेना है हमारे को। ठीक है, तो यहां पे बनाते हैं वर्किंग नोट और वहां पे आप भी सब कुछ लिखेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। अभी नहीं लिखना, पहले देखो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी लिख करके ही छोड़ रहा हूं मैं, आपको प्रॉपर लिखना है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। हाँ जी, तो बताइएगा बेसिक सैलरी लास्ट 10 महीनों की लेनी है। इसकी बेसिक सैलरी 4 महीने से बढ़ गई है, तो क्या मैं यहां पे लिख दूं 55,000 इंटू 4, और अब इसके पीछे 8 महीने और हैं, लेकिन मेरे को चाहिए सिर्फ 6 महीने, क्योंकि 10 महीने का चाहिए ना एवरेज, एवरेज ऑफ 10 मंथ्स। हाँ जी रोशनी जी, क्या कहना चाह रही हैं, बोलिए। नहीं बेटा, आप एक बात बताओ ना, अगर मैं कहता हूं कि रिटायरमेंट से पहले के 10 महीनों की सैलरी चाहिए, तो पहले तो 4 आएंगे ना। ये बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, जो मैडम कह रही हैं, आपने इनकी गलती पकड़ी। मैडम क्या कह रही हैं, कहती हैं सर अगर मैं 50,000 इंटू 8 कर दूं और 55,000 इंटू 2 कर दूं तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपने फरवरी और मार्च की तो सैलरी ही नहीं ली। और जबकि हम क्या कह रहे हैं,
लास्ट विड्रॉन 10 मंथ की एवरेज लेनी है हमने, रिटायरमेंट से पहले के 10 महीने। तो रिटायरमेंट के पहले से 10 महीने में 4 महीने तो उसकी 55,000 थी और 6 महीने 50,000 थी। अब मेरी बात सुन लो, फिर तुमने पेन पकड़ने शुरू कर दिए। मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनो, अगर यहां पे इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने कर दिया होता कि ये 1 मई को रिटायर हुए हैं और उनकी सैलरी जो बढ़ी थी वो 1 अप्रैल से बढ़ी थी, तो बढ़ी हुई सैलरी 1 महीने की लेंगे, क्योंकि इस साल में सिर्फ 1 महीने बाद ही वो रिटायर हो गए थे, और रिमेनिंग 9 महीने कौन सी लेंगे? प्रीवियस ईयर की सैलरी 9 महीने वाली। तो ये क्वेश्चन आपका पिछले साल में भी जा सकता है। बात समझ में आई? तो घबराना मत, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जब ये रिटायर हुए उससे पहले कब इनकी सैलरी बढ़ी थी और उससे पहले कितनी सैलरी थी, बस, और कितने मंथ्स के लिए। तो अब ये 31 मार्च को रिटायर हुए थे, तो 4 महीने से इनके पास बढ़ी हुई सैलरी आ रही थी और उससे 6 महीने पहले इनके पास में घटी हुई सैलरी यानी कि वो 50,000 थी। तो टोटल ये कितना हो गया जी? 55 इंटू 4 2,20,000 और 3 लाख। $5,20,000। अच्छा जी, और दूसरा क्या चाहिए अपने को? डीए रिटायरमेंट वाला पोर्शन। तो देखो, और वो भी 10 महीने का ही चाहिए। तो मैंने क्या किया, 5,20,000 मेरे पास बेसिक सैलरी थी ना 10 महीने की, इसका मैंने कितना कर दिया? कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर चेक करो। 20% का 15%। 20% तो था डीए और उसका कितना परसेंट था? 30% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था, 31,200। और साथ में फिक्स कमीशन ऑन सेल्स दी हुई थी 50 लाख रुपए की, कितना परसेंट? 5%, और वो भी 10 महीने के लिए। तो 10/12 करना ना भूले, क्योंकि वो तो पूरे 12 महीने की है ना। ये कितना आ गया जी? 208,333। ये हाँ 208,333। बेटा वो अपने आप में 5,20,000 10 महीने का ही था ना, तो इसको अगर आप 10/12 कर दोगे सेकंड वाले को तो गलत हो जाएगा। और थर्ड वाले को 10/12 इसलिए किया क्योंकि 5% पर एनम का रेट था, वो 12 महीने का था। अच्छा, ये कितना आ गया बच्चों? 121 टोटल 121 5253। 5253। मेरा गलत है। गलत है मतलब क्या? मैंने किलो को टोटल निकाल दिया, मैंने पूरी हाँ ये 15/30 करके पूरा निकाला। नहीं, मेरे को तो ये सैलरी का बताओ टोटल। 7,500 एक सेकंड चुप कर जाओ। 533 एक बच्चे को बोलने दिया करो। तो ये हमारी सैलरी आ गई थी और हमारे को इसका अब एवरेज निकालना है। एवरेज डिवाइडेड बाय 10 करके ही आएगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं। तो हमने कर दिया इसको डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया अपने पास में 7,593.3 है ना, उसको नहीं लेता मैं। सर तनिष्क बेटी आपने ये कर लिया क्या? सर एक बात बताओ, हमने तो सबको 10 मंथ्स में किया तो हमने डिवाइड बाय 10 क्योंकि एवरेज लेना है ना, एवरेज तो बेटा डिवाइड बाय 10 करके ही लेंगे ना, आजकल ऐसा ही चल रहा है। कैसी बातें करते हो, ये तो क्लास 6th में बता दिया गया था। सब मुझे लगा कि इसमें भी पढ़ा एक्चुअली। अच्छा एक बात बताओ, वो एवरेज ऑफ 10 मंथ्स लिखा है और ये 10 मंथ की सैलरी आ गई, तो 10 मंथ की सैलरी थोड़ी ले सकते हैं, 10 मंथ का एवरेज लेना हमने। तो ये कितना? हम अगर ऐसे करते ना, कैसे 1 मंथ से निकाल लेते हैं तो हो जाता। कैसे हो जाता? तो बस सैलरी सैलरी बढ़ी थी बेटा, अगर सेम रही होती ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। 7,593 नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड कितने थे जी? 32। 32 32 लेंगे यहाँ पे।
अच्छा बताओ ये कितना आ गया? 1215248 अब कुछ भी लगा लेगा, लास्ट में क्या दिक्कत है? 48 नहीं है भाई। 12,15,248 रुपए सबसे कम है और यही एग्जाम्प्ट होगा। तो आप अपने आंसर में अब लिख सकते हैं पहले तो ये वर्किंग नोट बनाओ जल्दी से। पहले हम दिखा दिए सर हो गया। सर ऊपर वाले दिखा दिए। ऊपर वाला तो बेटा कुछ है ही नहीं उसमें, ये तो बनाया ही है आपने। नहीं वो अभी क्वेश्चन दिया था ना। हाँ वो यही तो है। सर आपको भी रुक जाओ। हाँ मैं रुका हूँ। पता नहीं आपको नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा सर थोड़ा नीचे कर दिए, नीचे को उतारना नीचे कर दिया। प्रभु, यही है वो, नीचे कुछ नहीं लिखा, नीचे तो क्वेश्चन लिखा है। नीचे नहीं लिखा, ऊपर लिखा हुआ है। सर ये क्या है? क्वेश्चन तो लिखवा रहे हैं, वो तो डिलीट किया था। प्रीवियस क्वेश्चन तो ना उसको ही करा हूं। ये समझ नहीं आ रहा। और करने वाला नहीं है। पागल नहीं। ये भाई टूट गई है। अब वो पीछे से लेकर आया हूं ये मैं। अच्छा तो ये भी तोड़ दे। क्योंकि पहले ही तोड़ दिया इसने। किसने? इसने। जल्दी जल्दी बना लो। बहुत पहले कर दिया। बहुत पहले छोड़ दिया। देखो जी, लीव सैलरी एनकैशमेंट, हाँ जी बच्चों इधर देखो, लीव सैलरी एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है? लीव सैलरी एनकैशमेंट का मतलब होता है मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, आप मेरे एम्प्लॉई हैं, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, प्रपोजल दे रहा हूं कि अपार्ट फ्रॉम सैटरडेज एंड संडेज, सैटरडे और संडे के अलावा आप इस साल वीकडेज में 45 डेज की छुट्टियों पे रह सकते हैं। ये 45 फिक्स नहीं है, जो फिक्स है वो मैं बताऊंगा। मैं आपको एक प्रपोजल दे रहा हूं कि अपार्ट फ्रॉम सैटरडेज एंड संडेज आप 45 डेज की लीव्स ले सकते हैं, मैं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। और अगर आप इन 45 दिनों में आ जाती हैं काम पे तो मैं उसको अर्न लीव्स मान करके उन छुट्टियों के बदले में आपको पैसे दे दूंगा। यानी कि हो क्या रहा है, अगर आप छुट्टी अवेल कर लेंगे तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी, लेकिन अगर आप आ जाएंगे तो आपको पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। सर सच्ची जल्दी जल्दी बताओ ये वो कौन से दिन है, और दिन पे छुट्टियां ले लेंगे हम, उन्हीं दिनों पे आया करेंगे। ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक डेज नहीं है ये। लेकिन मैंने क्या बोला कि सैटरडे और संडेज के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जो छुट्टियां ले सकते हैं, कितनी 45 छुट्टियां, मतलब मान लो अगर आपने 50 छुट्टियां ले ली वीकडेज की तो आपने ये सारी की सारी यूटिलाइज कर ली, ऐसा आपको समझ में आया। अगर आपने 25 छुट्टियां ली, 15 दिन आ गए तो आपको 15 दिन का कैश लेने का अधिकार है, आप मानते हैं? तो ये एक स्कीम है लीव सैलरी एनकैशमेंट जिसका नाम है, और इसका सेक्शन है जी 1010A 10 सबसेक्शन 10W। ठीक है जी। तो अब समझो जरा ध्यान से,
एक साल के अंदर आप में से किसी ने, मतलब मान लीजिए मैडम बैठी हैं, रोशनी जी, इन्होंने छुट्टियां इकट्ठी कर ली 15 डेज की, सुनिए 15 डेज की छुट्टियां इकट्ठी कर ली, लीव्स इकट्ठी कर ली, तो ये मेरे पास में ईयर एंड पे आती हैं, कहती हैं सर आपने कहा था एक दिन के लिए आप 2000 रुपए देंगे, मैंने 15 दिन ऐसे इकट्ठे किए हैं, तो क्या आप मेरे को 30,000 रुपए देंगे? मैंने कहा हाँ जी दूंगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इन्होंने बोला लाओ फिर फटाफट दे दो, यानी कि इन्होंने ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सर्विस पीरियड मुझसे ये एनकैशमेंट ले लिया। तो टैक्सेबिलिटी के रूल क्या कहते हैं, ये फुली टैक्सेबल है इनके हाथ में। ऑप्शन नंबर 2 मैडम मेरे को कहती हैं अरे सर अभी तो एक ही साल हुआ है, अभी तो मैंने छुट्टियां इकट्ठी करने शुरू की हैं, इस साल 15 इकट्ठी की हैं, अगले साल तो पूरी 40 कर लूंगी, और आप कहां भागे जा रहे हो और मैं कहां भागी जा रही हूं। एक काम करते हैं, आप हर साल इस छुट्टियों के पैसों को अपने पास जमा करते रहिए और मैं आपसे अपने रिटायरमेंट पे इस पैसे को ले लूंगी। बात समझ में आई? तो ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सर्विस भी हो सकता है और आफ्टर रिटायरमेंट भी हो सकता है, और एक तीसरा केस भी हो सकता है जिसमें हम रोशनी का नाम नहीं लेंगे। मिस्टर एक्स है, वो बेचारे छुट्टियां इकट्ठे करते करते ही सुलट गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लंबी छुट्टी में चले गए वो। तो अगर आफ्टर डेथ ये अमाउंट रिसीव हुआ है, किसको रिसीव होगा? मिस्टर एक्स को तो होगा नहीं, उनकी वाइफ को, उनके स्पाउस को, या फिर किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो उनके हाथ में ये फुल्ली एग्जम्प्ट है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है सर, क्योंकि एम्प्लॉयर से रिप्रेजेंटेटिव को मिल रहा है तो वो एम्प्लॉय थोड़ी हो गया, जिसको मिल रहा है उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो खैर रोशनी जी पे वापस लौटते हैं और कहते हैं कि रिटायरमेंट पे इन्होंने क्या ले लिया, छुट्टियों का इनकैश करा लिया। अब अगर रोशनी जी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा सर? फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो मौज है, आपको ऐसा लगता होगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दरअसल बात ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतना पैसा मिलता ही नहीं है जो कि टैक्सेबिलिटी के दायरे में आ जाए, इसलिए वो एग्जम्प्ट ही रहता है। ये सच्चाई है। अच्छा जी, ये फैक्ट है इसके पीछे कि हर जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा एग्जम्प्ट क्यों हो जाता है। अच्छा जी, अब अगर रोशनी जी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकलती हैं, क्वेश्चन बोलता है स्पेसिफिकली नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नहीं स्पेसिफिकली बोलेगा तो गवर्नमेंट मानेंगे, अदरवाइज हम इसको नॉन गवर्नमेंट ही मानेंगे। तो इन चारों में से जो सबसे छोटा होगा ना, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड में से। चारों में से नंबर 1 क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव एज लीव सैलरी एनकैशमेंट, या फिर नंबर 2 रुपीज 3 लाख। ठीक है जी, और ये अभी अभी हमने ताजा ग्रेजुएटी में निकालना सीखा है, एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी प्रायर टू रिटायरमेंट। अब ये भी सीखी है ना, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10 टाइम्स से, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, रिटायरमेंट से पहले के 10 महीनों की सैलरी। ठीक है जी। अच्छा 10 डेज नहीं है, 10 मंथ्स है। 10 इंटू एवरेज ऑफ 10 मंथ्स ऑफ सैलरी, तो ये एक महीने की सैलरी को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 मंथ्स की सैलरी हो जाएगी ना वो है। बस ऐसा है, लिखा है तो लिखा है, अब क्या करें, ऐसा ही लिखा है हमने भी और ऐसा ही आपको पढ़ाना है। टाइम्स लिखा है, 10 टाइम्स लिखा है वहां पे। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 का मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है। अच्छा अब देखो ये 4th पॉइंट जो है ना, ये निकालने में कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो यहां कहता है अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। नाउ व्हाट इज अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स? वी नीड टू कैलकुलेट इट एज पर इनकम टैक्स। ये खास है, अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। अभी तुम्हें नहीं पता कि अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स कैसे निकलती है, वो मैं सिखाऊंगा। डिवाइड करेंगे उसको 30 से और मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ प्रायर टू रिटायरमेंट। ठीक है जी। अब ये हमें आता है, ये और ये तो सेम ही है। 3rd और 4th पॉइंट में जो एवरेज सैलरी है हमें निकालना है हाउ टू कंप्यूट। अब ये बना लिया आप लोगों ने? बना लिया ना? ठीक है, हम लिखते हैं जी हाउ टू कंप्यूट। हाउ टू कंप्यूट
अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। ठीक है जी। ठीक है जी, आओ इधर देखो और बिल्कुल मेरे साथ कोई नहीं लिखेगा। देखो जी, सबसे पहले तो कैन अवेल, एक पॉइंट तो क्या है, कैन अवेल, कितनी अवेल कर सकता था। ठीक है, और वो है हमारे पास, दो कॉलम बना देंगे। एज पर, वृंदा जी मत लिखिए, एज पर एम्प्लॉयर, और यहां दूसरा एज पर इनकम टैक्स। तो एज पर एम्प्लॉयर कितनी अवेल कर सकता था, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल में 45 डेज बोला था, और एज पर इनकम टैक्स है, ये रूल है जी, रूल, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके रूल बोल रहे हैं। कितने? 30 डेज। ही कांट अवेल मोर देन 30 डेज लीव्स इन अ ईयर। ठीक है जी, पर मंथ मत बोल देना कोई, क्योंकि महीने में 30 दिन अगर आप छुट्टी पे रहेंगे तो काम पे कब आएंगे? ठीक है, ठीक है जी। तो कैन अवेल तो ये हो गया। इसको अगर मैं करता हूं नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड से, जितने साल उसने सर्विसेज दी हैं, मान लीजिए उसने 16 ईयर्स सर्विसेज दी हैं, तो 16 तो दोनों में 16 ही रहेगा ना जी। तो ये क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट, टोटल कैन अवेल। 16 साल काम कर सकते नहीं, ऐसा मैंने अपने एग्जांपल में दिया। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, 16 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जितने भी हो। ठीक है जी, ओके। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो टोटल कैन अवेल एज पर एम्प्लॉयर कितना कर सकता था वो बताना जरा, मल्टीप्लाई करके 45 इंटू 16, 720 डेज, और यहां पे 480 डेज। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। अब यहां क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ होगा, सर ध्यान दीजिए प्लीज, मजाक मत कीजिए, अर्न लीव्स, हाँ वो मैंने अपने आप ही लिखा है, मतलब ऐसे ही, रूल में नहीं है, रूल में सिर्फ 30 है। ठीक है, अर्न लीव्स, अब मान लीजिए इसकी अर्न लीव्स कितनी थी, इसने कितनी अर्न की थी, वो अर्न इसने जो की थी वो की थी मान लीजिए 120। इसको मैं काट भी सकता हूं अभी आप, ये क्वेश्चन में क्या नाम है दिया हुआ होगा कि अर्न लीव्स कितनी है, अर्न लीव्स, तो अर्न लीव्स यहां पे भी इतनी ही होंगी, नहीं इतनी हमने अर्न कर ली है, अवेलेबल थी 420, अर्न कर ली है 120, तो हमने अवेल कितनी की है, टोटल कैन अवेल थी वो ऊपर वाली, तो हमने क्या कर दिया सर, बैलेंसिंग फिगर हमारी अवेल्ड आ गई, अवेल्ड यहां पे 600 आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, इसको जरा चेंज करते हैं, इसको 320 कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए ना। $320 डेज। अब अवेल्ड कितनी आ गई बोलिए, 400,
160 सही कैसे चलिए इन दोनों में से शांति ना, सेम नहीं हो सकता ना, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं केवल। तो एम्प्लॉयर ने आपको क्या बोला था, तभी तो मैंने कहा था मेरे साथ में मत लिखा करो, मैं कटिंग भी करूंगा समझाने के लिए। देखो अब क्वेश्चन में तुम्हारे को डाटा दिया हुआ होगा, ऊपर वाली ये टोटल कैन अवेल में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तुमने अर्न कितनी कर ली है, 320 अर्न कर ली है, तो इसका मतलब तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, अवेल्ड। ये तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आ गई, और इस बैलेंसिंग फिगर को हम अगर इधर लेकर के जाते हैं तो हमारी अर्नड बदल जाएंगी ना आपकी बारी, एज पर एम्प्लॉयर वाली तो नहीं रहेगी ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको यहां पे लिख दिया कितना, 80 डेज। ये 80 डेज आ गया, और ये क्या निकल करके आ गया, अर्न लीव्स एज पर, ऊपर देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा एज पर इनकम टैक्स। तो ऐसे निकालते हैं अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। एक बार दोबारा से समझाता हूं पूरा का पूरा। ये देखो, ये देखो जी, हाउ टू कंप्यूट अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। क्वेश्चन में गिवन होगा कि आप कितना अवेल कर सकते हैं एक साल के अंदर एज पर एम्प्लॉयर वाला, तो ये हमने 45 डेज ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। और ये हमें याद रखना है, ये लिमिट है, ये नीड टू लर्न। ओके जी, ये लिमिट है 30 डेज, यानी ये फिक्स्ड है। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर ये गिवन होंगे सर क्वेश्चन में, और ये गिवन होंगे तो ये भी यहीं आ जाएंगे, सिंपल सेम ही रहेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 720 डेज आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 480 डेज आ जाएगा। यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है आप साल में 480 दिन की छुट्टियां ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने एक साल का फिक्स कर रखा था 30 दिन, और 16 साल काम किए तो 480 दिन की आप छुट्टियां ले सकते थे, जबकि आपका एम्प्लॉयर क्या कह रहा था 720 दिन की ले सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितनी छुट्टियां आपने अर्न की, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल करके आ जाएगा, कितनी अवेल्ड की। इन दोनों का डिफरेंस 720 माइनस 320, तो वो कितना हो गया 400। अगर 400 डेज आपने अवेल्ड किए हैं तो अवेल्ड को इधर ले आओ, और आपने अर्न कितने किए हैं फिर 480 कैसे आ गया जी, ओ 480 कैसे आ गया, 480 माइनस 400, तो ये क्या आ जाएगी आपकी अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। इसको डिवाइड करेंगे 30 से, मल्टीप्लाई करेंगे 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी। तो इसको आप लिख लो फटाफट से। ये मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना आपको अभी लिखवाऊंगा। वो मैं समझ गया, ये यानी कि उसके बाद छुट्टियां अवेलेबल थी 45, 16 साल के हिसाब से 720, 16 साल में उसके बाद छुट्टियां ली, जिसमें से उसने यूज कर ली 320। हाँ, यूज कर ली, अब उसके बाद यूज नहीं कर ली, अर्न कर ली। मतलब 320 अर्न की है उसने, इसका मतलब 320 उसने छुट्टी नहीं करी तभी तो अर्न की है ना। अर्न का मतलब कैश रिसीव करेगा वो, उसके लिए 320 छुट्टियों के लिए वो कैश लेने के लिए एलिजिबल था। तो उसने छुट्टियां अवेल कितनी की, यानी कि वो घर पे बैठ करके कितने दिनों तक चाय पीता रहा अपनी बीवी के साथ, 400 दिन तक। और 320 उसने काम कर लिया। हाँ हाँ, 320 दिनों में काम कर लिया तो वो अर्न हो गई, ये मतलब है। हाँ, चाय पी रहा था, साथ में समोसे भी खा रहा था। और कुछ बोलना है क्या, नालायक? ये बातें बड़ी जल्दी याद रहती हैं तुम्हारे को। फटाफट नोट करो फिर क्वेश्चन करवाता हूं इसका। कृपया जल्दी करें, बातें करने में समय नष्ट ना करें। हो गया? चलो आओ क्वेश्चन लिखिए, जल्दी करो।
मतलब तुम्हारा ना वो हाल है, वो छोटे बच्चे होते हैं ना जो धीरे धीरे ट्यूशन जाते हैं पैदल पैदल चलते हुए। तो ना तुम लोग ऐसे ही करते हो, धीरे धीरे काम करते हो कि कहीं और ना पढ़ना पड़ जाए, थोड़ा सा टाइम और निकल जाए। वो तो मेरे को पता ही है, मेरे को 18 साल हो गए ये काम करते हुए, मेरे को मालूम है कि बच्चा क्या सोचता है। नीचे इसके कुछ नहीं है, नीचे आप क्वेश्चन आप लिखेंगे, मैं डिक्टेट करूंगा। लिखो जी। मिस्टर एक्स वॉज रिसीविंग बेसिक सैलरी, मिस्टर एक्स वॉज रिसीविंग बेसिक सैलरी 40,000 per month. DA 20% of basic salary, out of which 40% for retirement benefit. Out of which 40% retirement benefit. ठीक है जी। लिखो कमीशन ऑन प्रोडक्शन 10,000 पर मंथ। कमीशन ऑन प्रोडक्शन 10,000 पर मंथ। ठीक है। फिक्स कमीशन ऑन सेल्स 5%, फिक्स कमीशन ऑन सेल्स 5%, on sales of rupees 50 lakhs. ठीक है जी। आगे लिखो ट्रैवलिंग अलाउंस 5,000 पर एनम। लिखो जी ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1st February 2023 Mr. X got retired after serving 17 years of outstanding service and received rupees 5,50,000, rupees 5,50,000 for 320 earned leaves, 320 earned leaves। अच्छा वहां तुमने 17 years लिखा है, उसको 17 लिखा है ना, उसको 16 कर दो, उसको 16 कर दो। 16 कैसे हो सकता है यार, पैदा होते ही काम करने लग गया था। किसी बातें करते हैं यार। अच्छा सुनो ना, अपना तुम लोगों ने क्या लिखा, कितनी अर्न लीव्स थी? 320 अर्न लीव्स एंड ही वाज एंटाइटल्ड टू 45 days leaves during the year as per employer। बनाओ जी इसका आंसर बनाओ एक बारी खुद से, जल्दी से। प्लीज टेक योर टाइम, प्लीज टेक योर टाइम, जल्दी से करो। मैं तो करवा ही दूंगा, आप टीपी लेंगे।
लेकिन जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो बेटा, फटाफट से सोचो, टेस्ट हो रहा तुम्हारा। ओके सर। आज आपको क्वेश्चन कर लेता है टेंशन नहीं की मैंने पेंशन चाहिए ही नहीं अपने क्या को, हो गया? पेंशन नहीं देनी हमने, हमने तो लीव सैलरी एनकैशमेंट का क्वेश्चन लिखवाया। हाँ जी, ऑन लीव्स एज पर इनकम टैक्स तो आपने निकाल लिया होगा अब तक। यस सर, 80 आ रहा है। आइए चेक कर लीजिए, कैन अवेल 45 था, यस सर, कैन अवेल एज पर इनकम टैक्स 30 हो सकता है मैक्सिमम। नंबर ऑफ ईयर 16 थे, 16 720 और 480 आ गया। कृपया ध्यान दें, अवेल्ड 400 आ गया और वहां पे 400, तो 480 में से 400 माइनस किया तो 80 आ गया, 80 अर्न लीव्स है। ठीक है, अब इधर आइए, हाँ जी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव बताइए मेरे को, कितना है आपका? 5,50,000। 3 लाख तो 3 लाख ही रहेगा। अब एवरेज सैलरी के अंदर आपने क्या लिया जी? 10 इंटू एवरेज सैलरी लेना है, और सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पे? बेसिक सैलरी और डीए फुल। ठीक है जी, और देखिए यहाँ पे फ्लक्चुएशन तो हुई नहीं है, तो मैंने आपके काम को आसान कर दिया। तो बताइएगा कितनी सैलरी थी उनकी? 40,000 इंटू 10 और प्लस 40,000 का कितना परसेंट था डीए? 20%। कितना हो गया? 8,000 इंटू 10। ठीक है जी, अच्छा, और ये कितना आ गया हमारे पास में? ये डिवाइडेड बाय 10, 10 से 9 कट गया तो कितना आ गया हमारा? कमीशन नहीं, इसकी सैलरी में नहीं आता। नहीं, लिखा हुआ है वैसे, कहाँ लिखा हुआ है? कमीशन बोला हुआ था सेल पे, तो एवरेज सैलरी तो लेते ही हैं। नहीं सर जी, सुनो ना, एवरेज सैलरी के अंदर इसमें बेसिक सैलरी और डीए ही आएगा केवल, ये मैं बता रहा हूँ। सर हाँ लिखवाया था सर। अच्छा, अभी बताता हूँ, क्वेश्चन के अंदर दिया था ना, हाँ क्वेश्चन में होता है। तो मैंने ये थोड़ी ना बोला है, वो ग्रेचुटी का रूल है दीदी। ये अलग हो गया, मतलब सर एवरेज सैलरी लीव के एंगेजमेंट चला गया उसके हाँ बाद क्या? हाँ, सर को भी लिखा है 80 लगा के। सर वो टैक्स में भी उन्होंने ऐसी करके निकाला हुआ है, कमीशन लिया हुआ है परसेंटेज पे टैक्स में मार्क किया हुआ है। सर वो टैक्स में भी स्लैब पे भी हुआ है 80 लगा के। चलिए, सर बेसिक मतलब दिए, मतलब इसके अंदर लीव एंगेजमेंट बेसिक परसेंट दिए हुए हैं हाँ और कुछ नहीं। जी। अब ये कितना हो गया, कितना आ गया? 4,80,000। अच्छा जी, और यहाँ पे हमारे पास में अर्न लीव्स 80 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय, एवरेज सैलरी 4,80,000 नहीं आएगी, 48 आएगी। तो ये कितना आ जाएगा? अमाउंट बताइए। सर 1,28,000। 1,28,000। सबसे छोटा कौन सा है? यही वाला, और यही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो 4,500 आ जाएगा ना। जो भी आ जाएगा।
5,50,000 में से 1,28,000 कम हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू। ये देखिए। रख देना सब हो रहा है।